हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे व्यापारियों के बारे में, राजा के बारे में, तीर्थयात्रियों के बारे में, जो प्रमुख आपके उस समय में नगर थे, जो राज्य थे जहाँ से आपका व्यापार होता था, जहाँ पे जो मैक्सिमम जो तीर्थयात्री हैं वो आते थे, उन सब चीज़ों के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इस इमेज को देखिए, इस मानचित्र को देखिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो आपको ये एरिया दिख रहा है अलग से। इस वाले एरिया को फोकस कीजिए आप। इसमें आपका मथुरा आ गया, कन्नौज आ गया, प्रयाग आ गया, पाटलिपुत्र, नालंदा। ये वाला जो एरिया था ना, ये आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त कहलाता था ये वाला एरिया, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। ठीक है, यहाँ पे आर्यावर्त का, जो आर्यावर्त बोलते हैं, उनका राज था। आर्यावर्त कहलाता था, आर्यों का। ठीक है, जैसे यहाँ पे थानेसर हो गया और ये वाला एरिया, यहां से आप इसको ले लीजिए, नेपाल को, भूटान हो गया, यहां से ये वाला एरिया पूरा। ये जो एरिया था ये आपका आंतरिक राज्य क्या कहलाते थे? आंतरिक राज्य कहलाते थे, आंतरिक राज्य। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आर्यावर्त के बारे में तो पक्का याद रखिएगा ही रखिएगा। और जो आपको ये ब्लैक कलर के अंदर दिख रहे हैं ना, जैसे उज्जैन हो गया, यहां पर ये ब्लैक आपको डॉट दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट, ये उस समय के प्रमुख नगर थे। पहले के समय के ये प्रमुख नगर थे आपके। ठीक है, और ये जो आपको रेड के अंदर दिख रहा है, ये रेड वाली पट्टी, जो आपको रेड जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये जो एरिया था, यहां पर गुप्त वंश जो आपका था ना, गुप्त वंश, यहां पर गुप्त वंश का राज था। गुप्त वंश के द्वारा जितने भी जीते गए नगर थे ना, वो थे ये। तो रेड पट्टी के, यानी कि आपका जो उड़ीसा का एरिया हो गया, ठीक है, यहां पे आप आगे आओ तो आंध्र प्रदेश का जो एरिया होगा, यहां पे ये रेड डॉट वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। ये आपके प्रमुख नगर थे, अजंता, भरूच, वल्लभी। अब भरूच बंदरगाह हमने पढ़ा था, जिसको बेरीगाजा बोलते थे पहले के समय में। ये सब क्या थे? ये आपके प्रमुख नगर थे। कांचीपुरम, चोल, मदुरई, ये सब, एहोल, ठीक है, अमरावती। तो ये सब आपके उस समय के प्रमुख नगर थे। तो इसके अंदर आपको इतना ही याद रखना है। तो याद रखिएगा, आर्यावर्त के बारे में इंपॉर्टेंट है कि आर्यावर्त में कौन कौन से शामिल थे? मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। ठीक है, याद रखें आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम व्यापार से शुरुआत करते हैं। व्यापार, तो जो दक्षिणी भारत का, वो आपका सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और अगर आपको याद हो, हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो वहां पे हम पढ़ते थे सोने का आयात। तो सोने के आयात के अंदर आपका जो दक्षिणी भारत में कर्नाटक जो स्थान है, वो आपका फेमस था। अगर आपको याद हो, पीछे की वीडियो अगर आप अच्छे से देख रहे हैं और यूट्यूब पे अगर आप अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, जो दक्षिण भारत था वो सोना, जहां से कर्नाटक से हम मेनली आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो जो दक्षिणी भारत है वो सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए आपका प्रसिद्ध था। काली जो मिर्च है वो रोमन साम्राज्य में इतनी मांग में थी, इतनी डिमांड में थी, तो इसे काला सोना बोला जाता था। इस नाम से, काले सोने के नाम से जानते थे किसको? काली मिर्च को। याद रखना आपको। ठीक है, और व्यापारी जो भी आपके सामान हो गए ना, मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई, कीमती पत्थर हो गए, भारत का सोना हो गया, तो इन सबको समुद्री रास्तों व सड़कों के रास्ते से कहां पहुंचाते थे? आपके रोम पहुंचाते थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, कच्चे रास्ते से भी पहुंचा सकते हैं, सड़क के माध्यम से। जैसे साउथ, ये आपका साउथ एशिया है, इसी में ना भारत, तो यहां से वो इस तरह से जाते हुए मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप पहुंच जाएंगे, रोम में पहुंच जाएंगे। या फिर समुद्री रास्ते से लगा लो आप, इस तरह से यहां से भी जा सकते हैं। या फिर यहां से जो आपके संकरी जल संधि वगैरह होती है, स्थल संधि होती है, वहां से भी जा सकते हैं। तो जो इतने भी व्यापारी आते थे वो क्या करते थे? इन सब रास्तों से जो भी सोना था, जो भी निर्यात की चीजें थी जो वो लेके आ रहे थे, उनको यहाँ पे पहुंचाते थे रोम के अंदर। ठीक है, तो आप इस इमेज को याद रख सकते हैं। वैसे भी इमेज याद रखनी चाहिए, इसमें काफी चीजें हैं जो आपकी याद रखने लायक हैं। जैसे आपके जितने भी महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी अमेरिका हो गया, साउथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे ईस्ट एशिया है, ये साउथ एशिया हो गया, दक्षिणी भारत। तो दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन सी आते हैं आपके? अगर मैं पूछूं आपसे, साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया में कौन कौन से आपके एक तरह से क्या आते हैं? देश आते हैं। तो भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं आपके, पड़ोसी राज्य भी बोल देते हैं ना देश को हम। तो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके साउथ एशिया में आते हैं। तो इस तरह के जो मैप होते हैं उसको आप माइंड में रखा करो। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। काफी ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं। भाई सिक्के कैसे मिलेंगे? जब वहां पे उस चीज को लाया गया होगा तभी मिलेंगे ना। तो रोमन सिक्के मिलने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे रोमन सिक्कों में व्यापार होता था, इसलिए मिले हैं। व्यापारियों ने
व्यापार के लिए कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। कुछ समुद्री के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी को पार करते थे, जो भी आपके रास्ते होते थे। ठीक है, नाविक जो है, नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सी बात है, उस समय जो नाव चलती थी वो मानसूनी हवा के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, यानी जिस तरफ मानसूनी हवा चल रही है उस तरह उस साइड का ही वो प्लान बना लेते थे, उसी साइड से व्यापार करने का प्लान बना लेते थे, तो हवा से कुछ हेल्प मिल जाती थी। ठीक है, तो अपनी यात्रा जल्दी समय में पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ वो चलना पसंद करते थे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से स्टार्ट होती है, आपकी अरब शाखा से स्टार्ट होती है ना। ठीक है, अरब से ही स्टार्ट होती है, अरब शाखा से आपकी स्टार्ट होती है ना। तो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अगर उनको पहुंचना होता था तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपकी हवा होती थी उसका ये हेल्प लेते थे, उसकी सहायता लेते थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब बात करेंगे समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा तटीय प्रदेश है। अब देखो भारत के, जब अगर आप मैप को देखते हो तो भारत के मैप ऊपर देखो आप, ये भारत का मैप है आपका, तो यही तो वाला है आपका दक्षिण का एरिया। और दक्षिण का एरिया किसके साथ लगा है, यहाँ पे देखो अरब सागर है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, तो यही तो आपका तट से लगे हुए राज्य हैं, कि समुद्री तट से लगे हुए राज्य हैं आपके सारे के सारे, तो इसलिए तो बोला गया है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। क्या बोला है, देखिए आप, कि इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ आपको मिलेंगे, पठार मिलेंगे, नदी के मैदान मिलेंगे। अब देखिए नदियों के बारे में जब भी बात आएगी तो नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ कावेरी का मैदान है। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ कावेरी का मैदान है। कहां पे, दक्षिण में बोल रहा है वो, समुद्री तटों से लगे राज्यों के मामले में, वैसे नहीं बोल रहा। उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो क्या है, गंगा घाटी का मैदान, क्योंकि गंगा नदी आपकी बहती है उत्तर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो दक्षिणी समुद्री तटों के बारे में बात कर रहा है, तो कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ था नदियों के मैदानी इलाकों के मामले में दक्षिण के अंदर, याद रखना आपको। ठीक है, इन इलाकों में सरदारों व राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और आपकी शक्ति होती गई, और इनकी चर्चा संगम कविताओं में मुविंदार के रूप में मिलती है। ठीक है, हमने संगम साहित्य पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां पे मुविंदार, जो भी वहां पे सरदार थे, जो राजा थे, जैसे जैसे उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया, उनके पास जितना धन आया, तो इन सब की जो चर्चाएं हैं वो संगम जो कविताएं हैं वहां पे मुविंदार के रूप में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, अब देखिए मुविंदार होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मुविंदार, तो मुविंदार एक तमिल शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मुविंदार का मतलब क्या होता है, तीन मुखिया, तीन मुखिया हैं। ठीक है, अब तीन मुखिया का मतलब क्या हो गया, आपके तीन जो शासक राज्य हैं उनसे इनको करेक्ट करेंगे, तीन शासक जो परिवार हैं उनसे इनको करेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे जाए मुविंदार में कौन कौन से राज्य आपके आते हैं, तो वो चीज आप यहां से याद करोगे। ठीक है, तो इस शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्यतः तीन शासक परिवारों, कौन कौन, चोल, चेर तथा पांडे के लिए आपका किया जाता था। तो मुविंदार के अंदर कौन कौन से राज्य शामिल थे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोल, चेर तथा पांडे इसमें शामिल थे, आपके मुविंदार के अंदर शामिल थे, जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली आपके माने जाते थे। ठीक है, लगभग कितने साल पहले, 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली आपके माने जाते थे। इन तीनों के पास अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा आपका अंदरूनी हिस्से के अंदर। नॉर्मल सी बात है, तटीय समुद्रों के किनारे हैं तो एक अपना ऑफिस कहां पे बनाएंगे, अपना इलाका कहां पे बनाएंगे, तटीय क्षेत्र के अंदर, दूसरा अंदरूनी हिस्सों में, ताकि सामान की जो आवाजाही है वो भी आराम से हो सके। ठीक है, तो इन 6 केंद्रों में से 2 सबसे प्रमुख थे, सबने 2-2 बनाए थे ना, 3 आपके राज्य हो गए, तीनों ने 2-2 बनाए तो 6 हो गए टोटल। लेकिन इन 6 केंद्रों में से 2 ही सबसे ज्यादा प्रमुख थे। एक तो चोलों का जो पतन था, पुहार या कावेरीपट्टनम, क्या था, चोलों का जो बंदरगाह था, पतन था, पुहार जिसको बोलते हैं, या फिर कावेरीपट्टनम भी बोल देते हैं, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी, क्या नाम था, मदुरई। ठीक है, पांड्यों की राजधानी मदुरई और चोलों का जो पतन है, पुहार या कावेरीपट्टनम, ये सबसे प्रमुख थे। ठीक है, और ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे, नियमित कर लेने की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल लाते थे, कुछ धन अपने पास रखते और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों में बांट देते थे। ठीक है, याद रखना है, यहाँ के संगम कवियों ने
इन मुखियाओं के बारे में भी कविताएं आपकी लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके बारे में याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। दक्षिण का आपका वंश है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली वंश था। तो इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का आपका प्रभाव बढ़ा। ठीक है, सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा और सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखिएगा। और इसके बारे में जानकारी कहां पे मिलती है? तो गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से। ठीक है, तो याद रखना है, गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में या फिर सातवाहन वंश के बारे में। और सातवाहन जो वंश है इसको बोला जाता था आपका दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का मतलब क्या होगा? दक्षिण की ओर जाने वाला पथ, इनकी रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो जो दक्षिणापथ के जो स्वामी कहलाते थे वो सातवाहन शासक कहलाते थे। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, जो मैंने आपको अभी बताया है। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम आपका प्रचलित था, दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ के जो स्वामी कहलाते थे, सातवाहन जो शासक थे वो कहलाते थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी उन राज्यों को जीतने के लिए। ठीक है, तो इतना आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप करते जाए रीड अच्छे से। ठीक है, और माइंड में बार बार रिवाइज करोगे तभी रहेगा, याद रखना इस बात को आप। ठीक है, रेशम मार्ग की कहानी। तो रेशम मार्ग आपको याद होगा, रेशम मार्ग के बारे में, जहां से आपका जो रेशम है उसका आयात निर्यात होता था। ठीक है, कुषाणों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा इस मार्ग के ऊपर कब्जा करके रखा था। और वो भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कनिष्क जो राजा हुआ था। तो उन सब चीजों के बारे में इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट के कारण जो रेशमी कपड़े हैं अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। ये किसकी वजह से? भाई कीमती हैं, चमकीले रंग है, चिकनी मुलायम बनावट है। इनकी उस समय में जो बड़े बड़े जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, जो लोग होते थे ना, वही अधिक जो रेशमी कपड़े थे ना, बोलते हैं ना बहुमूल्यमान, बहुमूल्य, सिर्फ वही लोग पहन पाते थे रेशमी कपड़ों को। ऐसा नहीं है कि सब लोग पहनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, नॉर्मल सी बात है, रेशम है ना आपकी बहुत ही ज्यादा कीमती थी, बहुमूल्य थी, तो हर कोई नहीं पहन पाता था। सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा हो गए, जो बड़े वंश से आते थे, बड़े कुल से थे, राजभवन से थे, सिर्फ वही लोग पहन पाते थे। ठीक है, रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे रेशम का कपड़ा आपका बुना जाता है। ये बनाने की तकनीक है, रेशम के कीड़े से मिलता है ना, आपको पता होगा अच्छे से। तो रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। ठीक है, रेशम बनाने की जो तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहां पे हुआ? चीन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहां पे हुआ था? चीन में हुआ था। कब? लगभग 7000 साल पहले। और इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा कर भी रखा। क्यों? भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, अच्छी चीज थी तो छुपा कर रखने की कोशिश की, लेकिन नॉर्मल सी बात है, व्यापार के लिए उन्हें भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाना पड़ता था। और जब जाते थे तो हो सकता है वो साथ क्या करते थे? रेशमी कपड़े पहनकर जाते हो। भाई मान लो कोई राजा ही जा रहा है, अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है, वहां पर उसको बुलाया गया है, तो क्या पहन के जाएगा? रेशम के कपड़े। जब वहां पे देखेंगे कि ये देखने में अच्छे हैं तो नॉर्मल सी बात है, चर्चा में आएंगे और धीरे धीरे सबको पता भी चलेगा। तो रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो तो चीन में हुआ, लगभग 7000 साल पहले। और इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा कर भी रखा। लेकिन जब चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जब जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेकर जाते थे, तो जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से आपका प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरह से आपका जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग जो है, वो आपका प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान व पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। देखिए आ गया ना जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से जो रेशम है वो एक देश से दूसरी देश में क्या हो गया? आपका प्रसिद्ध होता चला गया। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी ज्यादा पश्चिम की ओर आपकी फैल चुकी थी। धीरे धीरे करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो रोम के शासक थे, जो धनी लोग थे ना, वही पहन पाते थे। इतना जो रेशम है इतना नॉर्मल नहीं था कि आम लोग भी उसको पहन पाए, ऐसा उसके अंदर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो रोम के शासक होंगे या जो धनी लोग होंगे वही इसको पहन पाते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। रेशम की कीमत बहुत ज्यादा होती थी,
तो सिल्क रूट के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क आपका मांगते थे। भाई कहने का मतलब क्या है, भाई लोग वहां से जब यात्रा कर रहे हैं और रेशम लेके यात्रा कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को तो लगेगा ना ये तो अमीर लोग हैं, ये तो रेशम का व्यापार करते हैं। तो जो व्यापारी होते थे उनसे यात्रा शुल्क ज्यादा मांगा जाता था आसपास के लोग, ठीक है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। भाई ज्यादा कर रख दिया कि वो रेशम का व्यापार कर रहे हैं, धनी लोग हैं, तो नॉर्मल सी बात है हर राजा चाहेगा ना कि मेरे पास जो कर है, जो टैक्स है वो ज्यादा आए, मुझे तोहफे भी अच्छे अच्छे मिले। तो इसलिए इस रूट के ऊपर कब्जा करना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य बन चुका था एक तरह से। तो बदले में वे व्यापारियों को लुटेरों से क्या देते थे? रक्षा देते थे। इस तरह से वो लेते थे कि आप लोग क्या करोगे, हमें शुल्क दो, कर दो, अच्छे अच्छे तोहफे दो, और हम क्या करेंगे, आपको जो लुटेरे लोग हैं उनसे आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, याद रखना आपको। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध थे वो आपके कुषाण वंश था। कुषाण वंश तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका नियंत्रण था। पश्चिम उत्तर का मतलब क्या होगा? पश्चिम उत्तर के ऊपर, ठीक है। पेशावर में मथुरा इनके दो प्रमुख केंद्र थे, इनके कुषाणों के। देखो आ गया ना अपने आप, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पेशावर कुषाणों की पहली राजधानी, पुरुषपुर जिसे बोलते हैं, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी। तो दो प्रमुख केंद्र अपने आप बन गए ना, पेशावर और मथुरा। तो चीजें एक दूसरे से लिंक है, अगर आप अच्छे से उनको लिंक करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इनके दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था, याद रख सकते हैं आप, क्योंकि पेशावर है पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला भी कहाँ है? आपका पाकिस्तान की साइड है, पश्चिम की साइड है। इस वजह से इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक आपकी जाती थी। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक आपका पहुंचता था, ठीक है, याद रखें। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो आपके कुषाण वंशी था, कुषाण ही थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर सोने के जो सिक्के हैं वो जारी किए थे, याद रखें आप। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था, और जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था, जिसमें सभी एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा करते थे। तो बौद्ध परिषद, आपने बौद्ध संगति पढ़ी होंगी ना, 4 बौद्ध संगतियां हुई आपकी, किस किस के काल में हुई है। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा में याद रख लो ये, ठीक है। अभी एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में आपका गिवन नहीं है अभी बौद्ध शक्तियों के बारे में इतने डिटेल से, क्योंकि हम 6th क्लास को अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट के बारे में बात करूं तो जो फर्स्ट आपकी बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? राजगृह के अंदर, जैसे आप राजगीर भी बोल देते हैं, ठीक है। किसके शासन में हुई? कौन शासक था उस समय? अजातशत्रु था। और अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का था। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो 2 से 3 चीजें आप याद रख लेना। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जो आपकी बौद्ध संगति हुई कहां पे हुई? वैशाली। कहां पे हुई थी? वैशाली के अंदर। और उस समय शासक कौन था? तो शासक आपके कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। कालाशोक। और कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो आपका वंश था, शिशुनाग वंश के ये शासक थे, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आपकी जो बौद्ध संगति हुई किसके साल शासनकाल में हुई? तो एक तो ये पाटलिपुत्र में हुई, याद रखेंगे आप, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में अगर हो रही है तो शासक कौन होगा उस समय? अशोक होगा। तो अशोक के ये समय में हुई, ठीक है। अशोक कौन से वंश से था? तो बोधी जी आपके लिए मौर्य वंश से था, तो ये भी आप याद रखोगे। और इसी तरीके से हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपके जो बौद्ध संगति हुई थी कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर के अंदर। और उस समय शासक कौन थे आपके? कनिष्क। आ गया? कौन थे? कनिष्क थे। और कनिष्क किस वंश से थे? आपके कुषाण वंश से, ठीक है। तो इस समय की बात है, ठीक है। तो कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें सभी एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा करते थे। अगर बात करें बुद्ध चरित्र के बारे में तो इसके जो रचनाकार है कौन है? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा अश्वघोष किस दरबार में थे? आपके कनिष्क के दरबार में थे, याद रखना, ठीक है। और इसी समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास भी हुआ था, ठीक है। किसका? महायान का। और महायान की आपकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी, और दोनों आपको याद रखनी है।
पहले क्या थी? तो पहले के समय में मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ एक कुछ संकेतों में दर्शाई जाती थी, जैसे कि पीपल का पेड़ का दर्शा दिया। अब पीपल का पेड़ क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उन्हें बोध गया के अंदर जब वो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। तो पीपल का पेड़ दिखाने का मतलब क्या था? कि बुद्ध के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से जो संकेत होते थे उनके द्वारा चीजों को दर्शा दिया जाता था। लेकिन अब जो है ना, बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी थी, ठीक है, और इनमें अधिकांश मथुरा में और कुछ आपके तक्षशिला में बनाई गई। अब मथुरा से आपको फिर याद आ गया होगा कि मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? मथुरा ही था, ठीक है। तो अधिकांश मथुरा में बनती थी मूर्तियां और फिर आपके कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। तो ये तो पहला परिवर्तन था कि उनको संकेतों में दर्शाने के बजाय मूर्तियों के रूप में दर्शाया जाने लगा, प्रतिमा के रूप में दर्शाया जाने लगा। और दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व की आस्था का। अब बोधिसत्व की आस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, बोधिसत्व क्या होता है? यानी कि बोध मिल गया आपको, ज्ञान मिल गया आपको, और जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो पहले के समय में जो साधु या संत थे वो क्या करते थे? जैसे ही ज्ञान मिल गया तो वो बड़े बड़े पहाड़ों में, हिमालय पर्वत में, इस तरह की जगह पे जाते और अपना ध्यान लगाते, ठीक है, यही करते थे ना। लेकिन अब वो चीज चेंज हो गई, अब उन्हें ज्ञान आ गया तो अब क्या करने लगे? पहले के समय में एकांत में जाते थे, एकांतवास में जाते थे, लेकिन अब जाना बंद कर दिया। अब क्या करने लगे? लोगों के बीच में रहने लगे, लोगों को अच्छी शिक्षा देने लगे, इस टाइप की चीजें आपकी चेंज होने लगी। तो इसको बोला गया दूसरा परिवर्तन। तो बोधिसत्व की आस्था में आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। लेकिन अब ये लोग ऐसा करने की बजाय लोगों के बीच में रहकर उन्हें शिक्षा देना क्या लगा, सबसे ज्यादा सही समझने लगे थे। लोगों के बीच में रहने लगे और उन्हें नई नई शिक्षा देने लगे, ठीक है। आप देखते हुए, जैसे अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल से ले लो आप, तो आपके योगी जी हैं, यूपी के क्या हैं? सीएम है, सीधा सिंपल से। वो क्या है? एक संत महात्मा ही है ना। तो अब क्या करने लगे? अब उन्हें ज्ञान है तो नॉर्मल सी बात है, वो लोगों के बीच में रहकर उस चीज को बढ़ाने लगे। पहले के समय में क्या करते थे? आपके एकांतवास में जाएंगे, वहां पे साधना करेंगे, भगवान की लीला में लगे रहेंगे। लेकिन अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, लोगों के बीच में रह के काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी आपकी फैल गई, ठीक है, याद रखेंगे आप। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अनेक गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर तो कुछ कृषक तथा व्यापारियों द्वारा आपकी बनवाई गई थी, जिनमें से अधिकतर पश्चिमी घाट के दर्रों के पास आपकी बनाई गई थी। यानी कि आपके जो समुद्री तट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पे आपकी मैक्सिमम जो आपकी जो गुफाएं हैं उनको बनवाया गया था। यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए आपके रुकते थे और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपका फैला था। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या कहलाता है? थेरवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, प्रारंभिक जो रूप है, उसको क्या बोलते हैं? उसको थेरवाद बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करेंगे तीर्थ यात्रियों के बारे में, जैसे फासियान। देखिए फासियान से कंफ्यूज मत होना, इसको फायान भी बोलते हैं, ठीक है। जो फायान है उसी को फासियान बोल देते हैं। तो इन्होंने चीन वापस लौटने के लिए यात्रा शुरू कहां से की थी? बंगाल से। कहां से स्टार्ट की थी? बंगाल से। इन्होंने चीन लौटने के लिए बंगाल से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी फायान ने, ठीक है। और ये अपने साथ बुद्ध पर लिखी हुई पांडुलिपियां व बुद्ध की मूर्तियां साथ लेकर गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जाते समय एक तूफान के अंदर ये फंस गए। 13 दिन बाद आंधी रुकी, यानी जिस तूफान में फंसे थे 13 दिन तक वो तूफान जारी रहा था। 13 दिन बाद आंधी रुकी थी, तो इसलिए जावा पहुंचने में उन्हें 90 दिन लग गए थे, ठीक है। जावा पहुंचने में 90 दिन लगा दिए और जावा भी वो 5 महीने रुके और 5 महीने रुकने के बाद फिर वो चीन गए थे। क्योंकि फायन कहां से थे? आपके चीन से ही तो थे, चीन के ही तो तीर्थयात्री थे, तो इसलिए उन्हें इतना समय लग गया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी जब वहां पे पुस्तक वगैरह लिखी उसके अंदर जिक्र किया है किसके बारे में? समुद्र के बारे में। क्योंकि समुद्र में फंस गए थे ना, तो समुद्र क्या है? असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व आपका किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है। तो इस तरह का वर्णन जो उन्होंने समुद्र के बारे में किया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि समुद्र असीम है, सूर्य तथा चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर है, इस टाइप की जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई है? फायान के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब बात करेंगे स्वयं त्सांग के बारे में कि ये कौन थे। तो देखिए ये भूभार्ग
उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया से होकर चीन वापस आपके लौटे थे, तो यह भूमार्ग से गए थे। पहली बात तो ये याद रखिएगा, यानी कि समुद्री मार्ग से नहीं गए। जो स्वयं त्सांग थे ये किससे गए थे? भूमार्ग से गए थे। पहली बात तो ये आप याद रखोगे। ये सोने, चांदी तथा चंदन की लकड़ी की बनी मूर्तियां, 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां 20 घोड़ों पर आपके लाद कर लेके गए थे। भाई घोड़े तो जमीन पे ही चलेंगे ना, समुद्र में थोड़ी ना। तो ये समुद्र के रास्ते नहीं गए, ये आपके जमीन के रास्ते गए थे, भूमार्ग से गए थे। और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां 20 घोड़ों पर लाद कर लेके गए थे। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय इनकी जो नाव है वो आपकी उलट गई थी। तो इनकी जो 50 पांडुलिपियां हैं वो पानी में ही आपकी वहीं पे ही खो गई थी, एक तरह से नष्ट हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। चीन पहुंचने पर अपने जीवन का बाकी हिस्सा इन्होंने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया था। तो भारत की जो पांडुलिपियां उनका संस्कृत से चीनी में अनुवाद किसने किया था? आपके स्वयं त्सांग ने। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, एक ऐसा तीर्थयात्री जिसने चीन जाने के बाद जो भारत की पांडुलिपियां हैं उनका संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया। तो कौन थे? स्वयं त्सांग थे, याद रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपकी शिक्षा का एक केंद्र था, बहुत अच्छा केंद्र था। तो स्वयं त्सांग था अन्य तीर्थयात्रियों ने यहां पर आपका अध्ययन किया था। कहां पे? नालंदा बिहार में। बुद्ध के उपदेशों का यहां पूरी ईमानदारी से पालन होता था। यहां कर दीजिएगा इसको आप। तो बुद्ध के उपदेशों का यहां पर पूरी ईमानदारी से पालन होता था। मठ के जो नियम थे वो काफी सख्त थे, जिन्हें सबको ही मानना पड़ता था, यानी कोई भी उन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकता है। नए आने वाले लोगों से द्वारपाल ही पहले कठिन प्रश्न पूछता था। द्वारपाल क्या होता है? आपको अच्छे से पता है। ठीक है, द्वारपाल यानी कि जो आपके गेट के ऊपर खड़ा रहता है स्टार्टिंग में जब आप एंट्री करते हैं वहीं पे। द्वार यानी कि दरवाजा, द्वार जो आपका आता है ना, गेट आता है वहां पे। तो जो नए लोग आते थे एडमिशन के लिए, यहां पर पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में जो द्वारपाल होता था ना, वही उनसे कठिन प्रश्न पूछ लेता था। तो अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे सही उत्तर दे पाते थे। लेकिन 10 में से सिर्फ 7 से 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 2 से 3 लोग ही, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोग ही सही उत्तर दे पाते थे और उनको एंट्री मिल पाती थी। 7 से 8 लोग तो एंट्री भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखोगे, नालंदा बिहार के बारे में। आगे देख लेते हैं अब हम भक्ति की शुरुआत के बारे में। देखिए, तो इसी समय देवी देवताओं की पूजा का चलन आपका शुरू हुआ और धीरे धीरे यह हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान आपका बन गया था। इनमें जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता आपके शामिल हैं, जिनकी पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से आपकी की जाती है। तो याद रखिएगा, शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता है, उनकी पूजा कैसे की जाती है? भक्ति परंपरा। भाई भगत ही तो हैं हम, क्या है? शिव भगवान के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, दुर्गा माँ के भक्त हैं। तो भक्ति परंपरा के माध्यम से इनकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है। और भक्ति मार्ग गरीब अमीर जात पात स्त्री पुरुष सभी से क्या है? ऊपर है। वो नहीं देखता कि जो गरीब है वो भक्ति नहीं कर सकता, इस तरह की सोच नहीं है। तो भक्ति मार्ग गरीब अमीर जात पात स्त्री पुरुष सबसे ऊपर है। हर तरह के लोग हैं वो आपकी भक्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि हर कोई क्या कर सकता है? आपकी भक्ति कर सकता है। भक्ति मार्ग की चर्चा कहां पे मिलेगी आपको? तो भगवत गीता में। और भगवत गीता क्या है? आपको अच्छे से पता है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, महाकाव्य भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो भक्ति मार्ग की जो चर्चा है कहां पे मिलेगी? भगवत गीता के अंदर। अब भगवत गीता क्या है? महाभारत का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आने का क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। किसमें? भगवत गीता के अंदर। याद रखें आप। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। ऐसा मानते हैं भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग। ठीक है, इसलिए आराध्य देवी देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं, सिंह रूप में भी, पेड़ के रूप में भी, या अन्य किसी भी रूप में। जैसे भक्त उसको इमेजिन करेगा, जैसे उसके बारे में कल्पना करेगा, तो जो भगवान है उसे उसी रूप में दिखने लगेंगे। ठीक है, और जो भक्ति वर्ड है आपका, भक्ति भज शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है विभाजित करना, यानी कि बांटना या हिस्सेदारी होना। ठीक है, याद रखना, भज शब्द से बना है भक्ति और इसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर क्या है? एक अतरंग संबंध है, एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है भगवान और भगत के बीच में, भक्ति। ठीक है, और भक्ति क्या होती है? भगवत या भगवान के प्रति क्या है? झुकाव को ही हम भक्ति कह देते हैं। एक नई डेफिनेशन। ठीक है, भगत या भगवान के प्रति जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? आपकी भक्ति कहलाता है। और भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, क्या कहलाएगा? भगवत कहलाएगा।
ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का क्या होता है, हिस्सेदार होता है। ठीक है, याद रखना आप। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन या ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती, कभी भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आपके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप एक बहुत बड़े ऊंचे पद पे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ईश्वर का अधिकार हो गया और भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो धन या ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मीयता आपके नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भगत थे अपार द्वारा तमिल में एक कविता इसी पर लिखी गई थी, इसी इश्यू पर, इश्यू नहीं बोल सकते, इसी बात पर लिखी गई थी। ठीक है, कि धन या ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मीयता आपके नहीं बन सकती है। 1400 साल पहले शिव भगत थे अपार, इन्होंने तमिल में एक कविता लिखी जो इसी पे लिखी थी। ठीक है, तो अपार क्या थे, एक विल्लाल थे। अब विल्लाल आपको याद आ गया होगा, बड़े भूस्वामी याद आ गया ना आपको आराम से। तो बस यही है, चीजों को लिंक करते हुए पढ़िए, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदू इंडिया शब्द निकला है किससे, सिंधु से, इंडस से। क्योंकि आप हिंदू बोल लो या इंडिया शब्द जो है किससे निकला है, सिंधु से निकला है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। अब ये चीज हमने जब हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ रहे थे तब वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि आपका ये मान लो भारत का मैप है, देखो ज्यादा अच्छा मेरे को बनाना नहीं आता, फिर मैं बना देता हूं। ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे मान लो आपकी सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी का पूर्व हिस्सा यही तो होगा। तो जो अरब थे या ईरानी थे, तो उन लोगों के द्वारा जो उपयोग किया जाता था किसका, हिंदू या इंडिया शब्द का, किसके लिए होता था, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले। और सिंधु नदी के पूर्व में क्या आपका भारत ही तो है, क्या है, भारत ही तो है, हिंदू है, इंडिया ही तो है। तो इसलिए याद रखना आप। ठीक है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी आपका उपयुक्त होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। कब, लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। और ईसा मसीह का जन्म कहां माना जाता है, बेथलेहम में। यहां पे बेथलेहम में। और ये क्या था, उस समय रोमन साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था, यानी कि रोमन साम्राज्य में माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। तो इस संसार का उद्धारक किसने बताया है अपने आप को, ईसा मसीह ने। और ईसा मसीह के जो उपदेश की बातें लिखी हैं किसके अंदर, बाइबल के अंदर। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, और ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में भी आपके फैल गए थे, याद रख सकते हैं आप। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक कहां से आए थे, पश्चिमी एशिया से आए थे। हमने ऊपर पढ़ा ना, ईसा मसीह के जो उपदेश थे वो धीरे धीरे कहां में फैले, पश्चिमी एशिया में फैले, अफ्रीका में फैले, यूरोप में फैले, और पश्चिमी एशिया से कहां पर आए, वो भारत के अंदर आ गए ईसा मसीह के धर्म प्रचारक। ठीक है, और जो केरल के ईसाई हैं उनको बोलते हैं सीरियाई ईसाई। केरल के ईसाइयों को कहते हैं सीरियाई ईसाई। क्यों, क्योंकि ये भी संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से किसका नाम आता है, सीरियाई ईसाई, यानी कि विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से ये भी शामिल थे। और भी आपके ईसाई हैं विश्व के अंदर जो सबसे पुराने हैं, लेकिन उनमें से एक कौन है, आपके सीरियाई ईसाई भी हैं। और कहां से संबंध है इनका, केरल राज्य से। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि भारत में जो सीरियाई ईसाई हैं उनका संबंध किस राज्य के साथ है, केरल के साथ। क्योंकि केरल के जो ईसाई हैं उन्हीं को बोलते हैं सीरियाई ईसाई, जो कहां से आए थे, संभवतः पश्चिमी एशिया से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है। बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो चीजें इजी हैं, रिवीजन करना पड़ेगा, एक एक चीज को टिप्स पे करना पड़ेगा, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।